Good evening, everyone. I welcome you all to the Sikshak YouTube channel. That is an app platform for your Kashmir Administrative Services as well as Civil Services examination and its preparation. दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने रैपिड रिवीजन सीरीज़ चालू किया है मॉडर्न इंडिया के लिए। और जो बुक हम लोगों ने चूज़ की है जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, दैट इज़ स्पेक्ट्रम। आपने सुना भी होगा, काफ़ी आप में से सुना होगा जो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे कि स्पेक्ट्रम एक बुक है जो कि सिविल सर्विसेज और किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जहाँ पे जीएस या मॉडर्न इंडिया एक वेटेज रखता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो दोस्तों, वही उन चैप्टर्स को मैं हर दिन आपसे डिस्कस करता हूँ और सिर्फ वही पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिन टॉपिक्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। सब कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि सब कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस है, बहुत ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है। इतना अगर पढ़ने बैठेंगे तो शायद 12 दिनों में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और टारगेट रखा हुआ है कि एटलीस्ट 20 लेक्चर्स में मैं आपका ये मॉडर्न इंडिया पूरा कंप्लीट करा दूँ। और इंशाल्लाह मेरे ख्याल से कंप्लीट हो भी जाएगा। इसके साथ दोस्तों, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हम लोगों ने एक अपना टेस्ट सीरीज चालू कर दिया है फॉर योर केएस एग्ज़ाम एंड फॉर अदर स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम। दोस्तों, हम लोगों ने अपने इंडिविजुअल कोर्सेज भी लॉन्च कर दिए हैं एज वेल एज टेस्ट सीरीज़, जैसा मैंने बताया। आप लोग जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट कर सकते हैं उसे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सफुल और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए वो रहेगा एट द सेम टाइम। तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं। टुडे इज़ लेक्चर 5, सॉरी कल वो लेक्चर 4 था, मैं लेक्चर 5 बोल दिया था, तो टुडे इज़ लेक्चर 4। और जैसा कि हमें पता है कि एंग्लो मराठा वॉर पढ़ रहे थे, तो आज हम उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ जॉन लॉरेंस एंड द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। अब देखिए, बेसिकली यहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन सिर्फ ये पूछेगा आपसे कि जॉन लॉरेंस का सेंस क्या था, जॉन लॉरेंस के साथ कौन सी पॉलिसी थी। ये भी एक तरीके से मैच द फॉलोइंग के साथ आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। जॉन लॉरेंस हो गया, सब्सिडरी अलायंस हो गया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो गया, ठीक है, रिंग ऑफ फेंस हो गया। ये किन किन गवर्नर्स ने लॉन्च किया था और इनके पीछे सेंस क्या था, मतलब इन पॉलिसीज़ का सेंस क्या था। तो दोस्तों, जॉन लॉरेंस ने किया था पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। ये सारी पॉलिसीज़ वो थे कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना है इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में, ठीक है। तो जॉन लॉरेंस थे, मैच ऑफ द फॉलोइंग में आएगा। जॉन लॉरेंस ने पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी किया है, बस इतना याद रखना है आपको, डिटेलिंग में नहीं जाना है। तो मास्टरली इनएक्टिविटी क्या था कि भाई फ्रंटियर्स जो हैं वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। फ्रंटियर्स मतलब कि जो बॉर्डर्स के आसपास के एरियाज है वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। दूसरा, कि सिविल वॉर में कोई भी फॉरेन हेल्प नहीं लेगा कैंडिडेट। आई मीन, अगर मेरा आपके साथ अलायंस हो चुका है, अगर मेरा मतलब कि अगर मैं आप पे डोमिनेट कर रहा हूँ और डोमिनेंस है मेरा, रूलिंग है मेरा आप पर, तो आप किसी और से, मान लीजिए कि फ्रेंच, फॉर द टाइम में आप फ्रेंच से हेल्प नहीं ले सकते हैं, फॉरेन से आप हेल्प नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस थे और इसका मतलब था मास्टरली इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी, है ना। और ये किसने किया था, आपका जॉन लॉरेंस ने किया था। चलिए, अब इसके बाद है लेटॉन एंड पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। जैसे कि जॉन लॉरेंस था आपका, मास्टरली इनएक्टिविटी हुआ, वैसे ही लेटॉन एंड द पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। इतना याद रखना है दोनों चीज़ें। प्राउड रिजर्व मतलब क्या है कि फ्रंटियर्स, ठीक है, जो स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो चीज़ें मेरे ख्याल से एक ऐसे ऐसी सोर्सेज और ओरिजिन ऑफ रेवेन्यूज़ हैं, टैक्सेशन, जहाँ से एग्रीकल्चर लैंड जो है वहाँ पर उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है, और सेफ गार्ड करना। क्योंकि एज अ स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस वो इसलिए हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन आपका बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए कच्चा माल बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, तो ऑब्वियसली वन ऑफ द फैक्टर वॉर के लिए जो फॉरेन एलियंस आएंगे, वो वन ऑफ द रीज़न ये भी होगा वॉर के लिए। तो प्राउड रिजर्व किसने किया, लेटॉन का। मतलब इतना, मतलब सिंपल था कि सेफ गार्ड करना है जो हमारे आसपास की साइंटिफिक फ्रंटियर्स है, ठीक है। चलिए, एंग्लो मराठा पढ़ना नहीं है। ट्रीटी ऑफ गंडामक, ये सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर में था, ये इसमें इतना याद रखना नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक पूछा नहीं गया है, शायद पूछा ना जाए, तो बस दिमाग में रखिएगा एक साथ। ब्रिटिश इंडिया एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। देखिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में क्या आता था आपका, सिंध आता था, है ना, पंजाब, ये सब आमिर जो थे अफगानिस्तान की तरफ, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, एंग्लो सिख वॉर भी पढ़ चुके हैं हम लोग। रंजीत सिंह नाम याद आया, वो गुलाब सिंह, ये सब नाम, हाँ। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में वो आता है यही। और आपका जब डिवीजन इंडिया का हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का, तो लास्ट लास्ट में जब देसाई लियाकत फार्मूला में जो था, या उससे पहले जितना एक बोला गया था मुस्लिम लीग को कि भाई आप एक काम करिए, इलेक्शंस करा लीजिए, आप एक काम कर लीजिए, आप प्लेबिसाइड करा लीजिए, ठीक है, रेफरेंडम करा लीजिए आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स में कि वो लोग इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। तो मुस्लिम लीग ने, तो जिन्ना ने उस वक्त ये कहा था कि नहीं नहीं, मैं कराऊंगा क्यों, मुझे पता है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वहाँ पर वो बंगाली मुस्लिम्स और मुस्लिम्स थे, तो मैं चाहता हूँ कि पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का जो एरिया है वो पूरा ही पाकिस्तान में चला जाए। तो उस टाइम पे भी मुस्लिम लीग तैयार नहीं हुआ, तो चलिए वो आने के टाइम में पढ़ेंगे हम लोग।
तो इसमें बस एक चीज़ पढ़नी है, दुरंत लाइन। दुरंत लाइन किसके बीच में है? अफगान एंड ब्रिटिश। तो याद रखिएगा कि दुरंत लाइन आज भी हम लोग पढ़ते हैं कि एक बाउंड्री है, दुरंत लाइन जो हमारे और अफगानिस्तान के बीच में ड्रॉन है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए दोस्तों, ये समरी है चैप्टर्स की, और हर चैप्टर के बाद में ना एक समरी मेंशन है। आप इस समरी में जाएंगे ना तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन यकीन मानिए वही चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है, लेकिन बहुत क्लासिफाइड और इजी तरीके से बताई हुई है, जो यहाँ पर बिल्कुल एक एक बस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। जो जो आप में से, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं चैप्टर ख़त्म करता हूँ तो उसके बाद में समरी भी एक बार आप लोग देख लिया करिए, है ना। आपको वही चीज़ें मैं सुनाऊँगा जो कि एग्जैक्टली समरी में लिखी हुई है, और मैंने ऐसा कोई नोट्स नहीं बनाया हुआ है समरी को लेकर के कि मैं सिर्फ वही आपको रिसाइट कर रहा हूँ। इट्स जस्ट दैट कि मैं आपको वही लाइन्स बता रहा हूँ जो कि एक्चुअली में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बहुत बार यूपीएससी, सिविल सर्विसेज या केएस के बच्चे ऐसा करते हैं कि वो लोग समरी ज़रूर देख के जाते हैं। तो पेपर से पहले हर चैप्टर का समरी ज़रूर पढ़ के जाइएगा, अगर आप पूरी बुक नहीं पढ़ पाए या मेरे साथ फॉलो नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए ये सब हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। बताया था मैंने आपको उस टाइम पे भी, सबडाइडी स्टेट सबसे पहला कौन हुआ था? हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, ये सारे मैंने आपको बताया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स बताया था कि सतारा, संभालपुर, भगत। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स किसने किया था? आपको डलहौजी ने किया था, है ना। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स किया था। लेप्स मतलब कि ले लिया, एनेक्सेशन कर लिया, एनेक्स कर लिया। एक जितना भी स्टेट जीतते गए तो एनेक्स करते गए। तो सबसे पहले कौन हुआ था? सतारा, और सबसे कौन हुआ था? अवध। ठीक है, चलिए ब्रिटिश इंडिया विद नेबरिंग कंट्रीज, ये तो इतना मैटर नहीं करता है आपका, इसको पढ़ने की जरूरत इतना नहीं है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हमारा चैप्टर जो चालू होता है बेसिकली दोस्तों, अब मॉडर्न इंडिया का आपका बेसिक चालू होता है। 1857 रिवोल्ट। ऐसा क्या हुआ कि उस टाइम पर कि इतना पहुंचते पहुंचते एक्चुअली रिजनमेंट हो गया। रिजनमेंट मतलब कि रिवोल्ट कर दिया। और मंगल पांडे को शायद आप लोग सभी जानते होंगे, ये इंडियन आर्मी में ही थे, ब्रिटिशर्स को सर्व करते थे। एक दिन सुबह ऐसा हुआ कि इन्होंने रिवोल्ट अनाउंस कर दिया, और जितने भी इनके सारे इंडियन ट्रूप्स जो थे ब्रिटिशर्स के अंदर, उन सभी ने रिवोल्ट कर दिया, और थ्रू आउट इंडिया में पूरा फैल गया था। अब थ्रू आउट इंडिया तो नहीं बोला जा सकता है, मतलब ब्रॉडली मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया में हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरा इंडिया ही, बहुत सारे एरियाज थे जो कि अनटच रह गए थे, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब्स जो थे, फॉरेस्ट एरियाज, वहाँ पे उन लोगों को कोई मतलब नहीं था 1857 रिवोल्ट्स को लेकर के। ठीक है, और उनका ये भी था मकसद ज़्यादा कि भाई उनको एक नेशनलिज्म से कोई लेना नहीं था। उन्हें ये था कि भाई हमारे राइट्स बचे हैं, हमारी जो ज़मीन है, फॉरेस्ट है, ठीक है, जड़ ज़मीन, और वो जो है ना, जो आपने RRR मूवी भी आई है, तो उन लोगों के सिर्फ इतना ही था कि उन लोगों को गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो लोग इसलिए हो गए थे क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट राइट्स उन लोगों के डिस्ट्रॉय किए जा रहे थे। ठीक है, तो चलिए बहरहाल चालू होता है यहाँ से पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि 1857 में अगर ये कहा जाता है कि दैट वाज द फर्स्ट रिवोल्ट और रेबिलियन अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, तो नहीं, ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। इससे पहले भी काफ़ी रिवोल्ट्स हो चुके हैं। आप लोगों में से बहुतों को ये लगता होगा कि यार पहला रिवोल्ट तो 1857 में ही हुआ है, लेकिन नहीं, पीपल्स रेजिस्टेंस पहले भी हो चुका है। याद रखिएगा दिमाग में, कहीं भी स्टेट में अगर लिखा आता है कि 1857 वाज द फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ पीपल टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स, नहीं, इससे पहले भी हो चुके हैं। ट्रू और फॉल्स में हो सकता है ये चीज़। चलिए अब कौन से हुए थे, ठीक है, कहाँ कहाँ हुए थे, किस चीज़ को लिखे हुए थे, वो एक बार देख लेंगे हम लोग। सूरत रॉयट्स हुए थे इन 1814 अगेंस्ट द सॉल्ट ड्यूटी, याद रखिएगा। बनारस बरेली में 1816 में अगेंस्ट पुलिस टैक्स एंड म्यूनिसिपल टैक्सेस। ये अर्बन मूवमेंट्स हैं, आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये एक बार पूछा गया यूपीएससी में, ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में भी एक बार ये पूछा गया है ये क्वेश्चन कि 1857 पहले सूरत रॉयट्स, ठीक है, अगेंस्ट किस चीज़ के अगेंस्ट था, मतलब सूरत राइट्स हुए थे तो किस चीज़ के थे। जनरली लोग छोड़ देते हैं, फॉरगेट कर देते हैं, स्किप कर देते हैं इन पॉइंट्स को, लेकिन आप मत करिए, ये पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो सूरत राइट्स किस चीज़ के लिए था भाई, तो वो सॉल्ट ड्यूटी के अगेंस्ट था। बरेली में जब हुआ था 1857 से पहले, 1857 से पहले, तो वो किसके अगेंस्ट हुआ था, पुलिस टैक्स और म्यूनिसिपल टैक्सेस के अगेंस्ट हुआ था। ठीक है, चलिए इसके अलावा भी बहुत है, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, सिविल रिबिलियंस, ट्राइबल अपराइजिंग्स एंड पीजेंट्स। सिविल हो गए आपके जनरली लोग, ट्राइबल हो गए जो फॉरेस्ट में रहते हैं, और पीजेंट हो गए आपके जो खेती बाड़ी, जो इन सब में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, जेनेसिस ऑफ पीपल्स रेजिस्टेंस। जेनेसिस मतलब कि मुद्दा क्या था, हुआ क्यों भाई, रीज़न क्या था। तो भाई सीधा रीजंस पे जाते हैं, कॉस्टिव फैक्टर्स पे जाते हैं, उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जामिनर के लिए बड़ा ही कॉमन सा टॉपिक हो चुका है, और एक नई क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में आएगा यहाँ से, तो याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ। कॉस्टिव फैक्टर्स और तो भाई पहला क्या है, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स, हैवी बर्डन ऑफ न्यू टैक्सेस। बिल्कुल कॉमन सेंस है ये, कहीं भी आपके क्वेश्चन में लिखा है कि टैक्सेस का हैवेशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो बिल्कुल भाई पीजेंट से लैंड छीनी जा रही थी, एग्रीकल्चर को ज़बरदस्ती उनसे करवाया जा रहा था जो होने चाहिए था, जो कि इंडिगो प्लांटेशन हुआ था आपका, है ना, पता है ना। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन रूरल सोसाइटी कपल विद ग्रोथ ऑफ इंटर, वही कलेक्टर्स, टेनेंट्स एंड मनी लैंडर्स। उस टाइम पे मनी लैंडर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे क्योंकि उनको बैकअप किसका था, ब्रिटिशर्स का था। तो वो लोग अपनी मन मर्जी से पैसा निकालते थे, वो जितना मतलब समझिए कि अगर उन लोगों ने 1000 रुपये दिए तो उस पर वो लोग 20-30% जो है वो काट लेते थे
पैसा, अगर रिपे करना है फार्मर को तो मनी लेंडर्स का दबदबा ये था। लेकिन फ़ायदा क्या था कि मनी लेंडर से आपको आसानी से पैसा मिल जाएगा, और आज के टाइम में भी आप देख लीजिए कि बाहर से आप पैसा उठाते हैं किसी से मांग करके, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका ज़्यादा तो होता है, मगर बड़े आसानी से मिल जाता है। लेकिन बैंक में देखिए कि आपको जाना पड़ता है, 15-20 दिन तक सिविल चेक होता है, आपका प्रोफाइल चेक होती है, उसके बाद 15 दिन के डॉक्यूमेंट साइन करने होते हैं आपको, तब जा करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, और जितना आपने एक्सपेक्ट किया उतना पैसा भी नहीं मिलेगा, ये भी श्योर है। फॉर उससे कम ही मिलेगा, ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, उससे कम ही मिलेगा। तो ये एक डिफरेंस हमेशा से इंडिया में रहा है, हमेशा से रहा है, पहली बार की बात नहीं है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पे सब कुछ वही हो रहा था, ट्राइबल लैंड्स पे एग्रीकल्चर, ट्राइबल पीपल्स का जो एक दबदबा था, दबदबा क्या मतलब कि उनके जो राइट्स थे एग्रीकल्चर लैंड्स पे, वो धीरे धीरे डिट्रॉइट हो रहे थे, डिमिनिश होते जा रहे थे, डिवाइड होते जा रहे थे, है ना। प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, हैवी ड्यूटीज़ ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगाने लग गए थे, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट तो कुछ करते नहीं थे, मैं पहले बता चुका हूँ, हम लोग हमेशा एक्सपोर्ट करते थे। इंडिजीनियस इंडस्ट्री जो थी दोस्तों हमारी, सबसे बुरा लगता है कि हमारी जो इंडिजीनियस इंडस्ट्री थी ना, आर्टिशंस की, है ना, हमारे एग्रीकल्चर की तरह तरह की जो हम लोग वेजिटेबल्स जो करते थे उस टाइम पर, क्योंकि हमारे यहाँ की मिट्टी जो थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव थी, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल थी, और करते करते इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। लेकिन बहुत सारे एरियाज ऐसे थे दोस्तों पहले जहाँ पर पानी भी हुआ करता था और मिट्टी इतनी प्यारी हुआ करती थी कि बहुत अच्छी चीज़ें हम लोग उगा सकते थे। तो इंडिजिनियस इंडस्ट्री, आर्टिशंस हो गया, आर्ट्स हो गया, लिटरेचर हो गया, ये सब खत्म कर दिया था इन लोगों ने। क्या कैसे खत्म किया था कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस डाल दिया था। चलिए, सिविल अपराइजिंग्स। अब देखिए सिविल अपराइजिंग्स में जो हमारा कर दिया गया कॉन्सोलिडेटेड कि सिविल अपराइजिंग्स में ये मूवमेंट चल रहे थे। तो कौन कौन इसमें आते हैं सिविल अपराइजिंग्स में? भाई सिविल आपके हो गए ज़मींदार हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, पॉलीगर्स हो गए, ठीक है। एक विलेजेस का जो है मतलब पॉलीगर्स, आप ये समझिए कि साउथ इंडिया में बेसिकली पॉलीगर्स को कहा जाता था। दे बिलोंग फ्रॉम साउथ, मतलब दे लिव अ पार्ट ऑफ द साउथ ऑफ द इंडिया, जहाँ पर इनको एक पूरे विलेज का एक एरिया, जो रेवेन्यू एरिया जो है वो पूरा दे दिया जाता था, और ये लोग रेवेन्यू अपना लेते थे, मतलब खुद काम करा करके रेवेन्यू लेते थे, और उसमें शेयरिंग होती थी फिर किंग के साथ उस टाइम पर, है ना, नहीं तो ब्रिटिशर्स के साथ। नायक्स भी थे, ठीक है, जो मिलिट्री सर्विस देते थे आपके, जिनको मिलिट्री का एक एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाता था उस टाइम पे, तो उन्हें नायक बोला जाता था। ये दो वर्ड्स याद रखिएगा, पूछा जा सकता है पेपर में बड़े आराम से। तो मेजर कॉजेज ऑफ सिविल अपराइजिंग, फिर वही बात है कि यार जमींदार पॉलीगर जो हैं, अब सिविल में क्या है कि ये बड़े लोग आ गए, जमींदार से आगे, आपको पता है कि जमींदार कितने बड़े लोग थे उस टाइम पर, क्या पैसा इन लोगों ने बर्बाद किया हुआ था फार्मर्स को। तो इन लोगों से भी अब छीना जा रहा था, मतलब कॉलोनियल रूल आ गया, तो भाई ये लोग तो अब तो ब्रिटिशर्स अपने हिसाब से करवाना चाहेंगे ना, अब तो इनकी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस मैटर नहीं करेगी उन लोगों को। तो नाउ द पॉइंट वाज लाइक कि भाई अब जैसा हम लोग कह रहे हैं, हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस आपको उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। तो अंततः हुआ क्या कि अब जितना ये लोग रेवेन्यू प्रॉफिट कमाते थे, अब उसमें से प्रॉफिट का 50% इन्हें कहीं और देना पड़ रहा है। समझ रहे हैं? तो गुस्सा तो आएगा ही। जमींदार और पॉलीगर्स का ईगो हट हो गया। ईगो हट एज इन लाइक, ये समझिए कमर्शियल इंटरेस्ट हट हो गया। ईगो मतलब ये नहीं कि अरे ये लोग आकर के काम करवा रहे हैं यहाँ पर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ईगो ईगो इन लोगों को कुछ नहीं था। अगर इन लोगों को बहुत बुद्धि होती ना बहुत पहले, कि ये लोग आकर के यहाँ पे रूल कर रहे हैं इस तरह से, अगर ये लोग यूनाइट हो गए होते एटलीस्ट, तो पूरी इंडिया यूनाइट होकर के वहीं वहीं खत्म कर देती। लेकिन इन लोगों को ईगो ईगो कुछ नहीं था, इन लोग बस अपना पैसा चाहिए था, अपना लाइफस्टाइल संभालना था, और अपने कॉमर्शियल इंटरेस्ट। तो ईगो ऑफ ट्रेडिशनल जमींदार्स एंड पॉलीगर्स मतलब कि दी कॉमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडिशनल जमींदार्स एंड पॉलीगर्स वाज हर्ट, ठीक है। रूइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बता ही चुका हूँ मैं आपको। प्रिस्टली क्लास इंस्टिगेटेड हेटेड रिबिलियन अगेंस्ट इंडियन रूल। अब प्रिस्टली क्लासेस जो थी, ठीक है, जो कि पूजा पाठ वाले जो लोग थे, है ना, जो रिलीजियस प्रीचर्स थे, पंडित मौलवीज, ये सब जो थे, अब ये क्या है कि इन लोगों को पसंद तो था नहीं कि भाई बाहर से उड़ कर ले हैं, तो अब इन लोगों को क्या है ना कि मिक्सअप होना पड़ रहा था, इसलिए इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। अब डायरेक्टली क्या है कि इन लोगों को डिपेंडेंट होना पड़ रहा था ब्रिटिश की पॉलिसीज़ पर, कि क्या वो लोग करेंगे क्या नहीं करेंगे, उस हिसाब से अपना कुछ रहा नहीं था। जो ट्रेडिशनल लैंड्स इन लोगों को मिलते थे, है ना, वो सब अब कुछ नहीं रहा था इन लोगों के पास। फॉरेन करेक्टर, ब्रिटिश रूल, बस ये है। ये हमेशा एक बाहर से कोई आएगा तो रूल करेगा, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हर्ट तो होता ही है। तो बस इतना पॉइंट्स था, याद रखिएगा इन पॉइंट्स को, कॉमन सेंस में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दो वर्ड्स थे जो मैंने आपको बता रखा था, दैट इज़ जमींदार्स एंड पॉलीगर्स। इन दोनों वर्ड से जमींदार एंड पॉलीगर्स, पॉलीगर्स पूछ सकते हैं आपकी कहाँ था, साउथ इंडिया में थे। कौन थे भाई? जिनके पास पूरी विलेजेस हुआ करती थी और रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे। दूसरा कौन सा था आपका? नायक। नायक कौन थे भाई? जिनके पास मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन थी, मिलिट्री से रिलेटेड था। बस इतना याद रखना है। चलिए, अब है उसके बाद सन्यासी रिवोल्ट। सन्यासी रिवोल्ट क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट सिविल अपराइजिंग सब हमारा हो गया कि क्या क्या हुआ था, कौन कौन से रिवोल्ट्स के नाम क्या रखे गए थे। तो सन्यासी रिवोल्ट हुआ था, याद रखिएगा, सन्यासी रिवोल्ट 1763 में हुआ था। इतना याद रखने की जरूरत नहीं कि 1763 से लेकर कब तक चला था, ये नहीं, कोई नहीं पूछेगा इतना, किसी को टाइम ही नहीं इतना, और ना आप याद रख सकेंगे, दोनों चीज़ें इंपॉसिबल हैं। तो सन्यासी रिवोल्ट 1763 में हुआ था।
इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई यहाँ पर इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स देखा गया था। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी हो चाहे केएस हो चाहे दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये पॉइंट कभी कभी पूछ ले सकता है एग्जाम में कि क्या भाई यूनिटी देखी गई थी हिंदू मुस्लिम्स में। ठीक है। तो सन्यासी रिवोल्ट में भाई जो कुछ नाम याद रखने हैं आपको, जो कि इंपॉर्टेंट नेम्स यहाँ से आ सकते हैं और जो पूछता भी है बराबर, एग्जामिनर पूछते रहता है ये चीज़ें। तो मजनू शाह, ठीक है, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, ये सब इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, नाम थे और आपको याद रखने हैं। इन नाम को याद रखने, ऐसा नहीं कि भाई सुन लिया और बस चलो आगे चलो, एक कान से सुना एक कान से निकाला तो कोई सेंस नहीं बनेगा, ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। बस सुना और पेपर में बैठ करके पूछा जाएगा तो उस वक्त सोचोगे कि यार उस वक्त याद कर लेता, नाम बोल रहे थे सर तो याद कर लेना चाहिए था। तो मजनू शाह से मजनू हो गया। चिराग अली से सिर्फ आप अली याद रखिए, तो मजनू अली मूसा, ठीक है, मजनू का अली, मूसा पकड़ कर, ये याद रखिए। कुछ ऐसा ऐसा कुछ याद रख लीजिए आप, ऐसा कुछ याद रखिए। भवानी का वानी रख लीजिए आप, वानी मूसा अली मजनू, कुछ ऐसा बना करके ना खुद से याद कर लीजिए तो याद हो जाएगा। मैंने हमेशा बता रही कुछ ट्रिक्स लगा के ऐसे ही कुछ वर्ड्स पकड़िए, उससे जल्दी याद हो जाएगा आपको चीज़ें, ऐसे तो पूरा रिटेन नहीं कर पाओगे माइंड में। ठीक है। देवी चौधरानी जो था दोस्तों, ये वुमेन रोल का था, ये याद रखिएगा। देवी चौधरानी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और वुमेन्स रोल में अर्ली रेजिस्टेंस में इनका नाम था। और जो मेंशन किया गया कि इसमें आनंद मठ में, आनंद मठ किसने लिखी, एक बहुत बड़े हमारे एक साहित्यकार थे, एक बहुत बड़े राइटर थे जिनका नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो बेसिकली सन्यासी रिवोल्ट जिन्होंने नॉवल लिखी थी। तो इन्होंने दो नॉवेल्स लिखी थी, एक तो सन्यासी रिवोल्ट के बारे में लिखी थी और दूसरी आनंद मठ लिखी थी, और उन्होंने लिखी थी एक देवी चौधरानी। ये दोनों बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी। और ये भी पता चल सकता है कि इन आनंद मठ द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय डिस्कस्ड अबाउट विच फिगर, ठीक है, और अबाउट विच रिवोल्ट, तो सन्यासी रिवोल्ट एंड देवी चौधरानी। चलिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। रिवोल्ट इन मदनापुर एंड धलभूम, ज़्यादा याद नहीं रखना है, दो नाम याद रखने हैं आपको इसमें से, दामोदर सिंह एंड जगन्नाथ धल, ये दोनों नाम याद रखने हैं आपको। रिवोल्ट इन मिदनापुर और धलभूम में भाई हुआ था, और धलभूम में दो लोग थे, दामोदर सिंह जगन्नाथ धल। आप एक काम करो, पेज उठाओ, पेज के सामने टाइमलाइंस बनाते जाओ कि मिदनापुर डलबाम में जो जो भी सीरियस स्टूडेंट यहाँ पे है मेरे साथ, मैं उन्हें बस बोल रहा हूँ कि देखिए टाइमलाइन बनाते जाइए, ये सारी चीज़ें टाइमलाइन से ही होंगी। मॉडर्न इंडिया ऐसे नहीं इतिहास की तरह बस पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पढ़ना नहीं है, रिटेन भी करना है, दिमाग में रखना भी है, पेपर में लिखना भी है याद करके। तो टाइमलाइन बना के चलिए, शॉर्टकट्स बना बना के याद करिए, ऐसे नहीं होगा काम। ठीक है। चलो, रिवोल्ट ऑफ मोमारियस, इसमें आपको एक नाम याद रखना है, बुरकंदाजेस। बुरकंदाजेस क्या था भाई, कौन थे? तो बुरकंदाजेस जो थे वो एक सोल्जर्स ऑफ मुस्लिम आर्मी से ज़मींदार के जो थे, जो कि डीमोबिलाइज हो चुके थे, है ना। मतलब अब उन लोग कुछ काम नहीं था, अब उन लोगों को एक जगह स्टैटिक कर दिया गया था, उनका कोई मूवमेंट नहीं था, किसी वॉर में वो लोग नहीं हो रहे थे, पार्टिसिपेशन नहीं ले रहे थे अपना। ठीक है। तो सिविल अपराइजिंग्स इन गोरखपुर, बस्ती एंड बहरीच। ठीक है। अब इसमें क्या है, इजारादार्स, एक नाम याद रखिएगा, कभी कभी मॉडर्न इंडिया से और आपके पेपर में हमेशा से पूछा जाता है कुछ वर्ड्स, कुछ नेम्स। ठीक है। जैसे कि जागीरदार्स हो गया था, अभी आपका हो गया था जो मैंने बताया, जो दो चीज़ें बताई थी मैंने आपको, नायक्स हो गए, है ना, इजारा सिस्टम हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं धीरे धीरे बताते जाता हूँ। तो इन सबको याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा, लिख करके दे रहा हूँ, लिखवा लीजिए मुझसे। तो इजारादार्स कौन थे भाई? तो रेवेन्यू फार्मर्स थे, फार्मर, मनी लेंडर नहीं, फार्मर, रेवेन्यू फार्मर्स थे इजारादार्स। ठीक है। चलिए, सिविल अपराइजिंग गोरखपुर, बस्ती एंड बहरीच, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है इसमें, बस इतना याद रखना है कि इजारादार्स कौन थे, रेवेन्यू फार्मर्स थे, बस बात खत्म। चलिए आगे चलिए। रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनगरम, विजयनगरम, है ना। तो विजयनगर आगे जा करके बना, कहाँ था? साउथ में था, ऑब्वियसली सबको पता है। तो विजयनगर एम्पायर, ये तो आपने साउथ एंशियंट इंडिया में पढ़ा ही होगा अच्छे से। तो भाई ठीक है, चलिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, 1794 को हुआ था, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, डेट याद रखिएगा। मैचेस ऑफ द फॉलोइंग में एक ऑप्शन ये भी हो सकता है आपका। चलिए, दुंडिया इन बेदनपुर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रेजिस्टेंस ऑफ केरला वर्मा पजाजी राजा, ये याद रखिएगा, पूछा गया है इसलिए बता रहा हूँ, दोबारा पूछा जा सकता है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ करके यहाँ पर बता रहा हूँ, बहुत एग्ज़ाम्स दे चुका हूँ, मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि जहाँ जहाँ मैं रुक करके बता रहा हूँ कि यहाँ से पूछा जा सकता है, समझिए कि वहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। केरला वर्मा फजाजी राजा नॉन एज केरला सिंघम, ठीक है, वही सिंघम जो लायन ऑफ केरला इन्हें कहा जाता था, और इनका कहाँ था? मालाबार रीजन। मालाबार रीजन क्या होता है? वो है केरला रीजन।
तो इनको याद रखिएगा कि ये केरला से थे और इनको लॉयन ऑफ केरला कहा जाता था, बस इतना याद रखना है। किस चीज़ के लिए रिवोल्ट हुआ था? तो भाई टैक्स ऑन द पीजेंट्स पे बढ़ाता जा रही थी कंपनी, है ना। कंपनी कौन सी? ब्रिटिशर्स। वायानाड बता चुका हूँ मैं आपको। इससे पहले वोडियार्स जो मैसूर का था, लेकिन ये अलग जगह है, वो अलग जगह है। तो ये याद रखिएगा टैक्सेशन को लेकर के यहाँ पर आपका रिवोल्ट हुआ था। और फजली राजा ने ही ये गुरिल्ला वॉरफेयर किया था। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है? बहुतों को आप में से पता होगा, नहीं पता है तो बता देता हूँ। गुरिल्ला वॉरफेयर होता है कि छुप करके वॉर करना। ठीक है, सिस्टम से छुप करके, ओपनली रिवोल्ट नहीं करना है ऐसा। गुरिल्ला वॉर चल रहा है, मतलब अंदर ही अंदर बस वॉर चलते जा रहा है। आप भेजते जा रहे हैं, लोग वो भेजते जा रहे हैं, वो प्रॉपर वॉर नहीं हो रहा है, जंगलों में छुप छुप करके गुरिल्ला वॉर चल रही है। ये हिसाब चल रहा है ना, छुप छुप के मार रहे हैं, सामने से नहीं। चल, सिविल रिबिलियन इन अवध, ज़्यादा कुछ है नहीं। अवध के वजीर अली खान याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये पूछा नहीं जाएगा कि चौथे नवाब ऑफ नवावध कौन थे। इतना बेवकूफ़ नहीं है एग्जामिनर, और उसे पता है कि आप इतना याद भी नहीं रखेंगे। चलिए, मैसेकर ऑफ बनारस, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं हुआ था यहाँ पर। जहाँ जहाँ होता है वो बता देता हूँ, जैसे ये ब्लैक होल ट्रेजेडी था, छोरा छोरी कांड हुआ था गोरखपुर में, तो ये सब जहाँ पे होता है इंपॉर्टेंट, मैं खुद ही बता देता हूँ आपको। अपराइजिंग्स इन गंजम एंड गुमसूर, ये भी ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। जहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है दोस्तों, मैं खुद आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। प्लीज़ समझिएगा और उस चीज़ को याद रखने की कोशिश करिएगा। नहीं करिएगा तो यार आप ही का नुकसान है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपको अपना काम करना होगा, बस मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, ऐसा तो यही हो सकता है। चलिए, पॉलीगर्स बता चुका हूँ, साउथ इंडिया के थे। क्या करते थे भाई? रेवेन्यू कलेक्टर्स थे, है ना। वहाँ के गाँव दे दिया जाता था, उनके रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ये लोग। तो भाई पॉलीगर्स का रिवोल्ट हुआ था, बता चुका हूँ मैं आपको कि किस कारण हुआ था, ये बता चुका हूँ, टैक्सेशन के लिए हुआ था। राइट्स छीने जा रहे थे इनके, कर नहीं पा रहे थे कुछ। 50% अब इनको देना पड़ रहा है प्रॉफिट ब्रिटिशर्स को, पहले खुद ही सारा कमाते थे, खाते थे। ठीक है, कॉमर्शियल इंटरेस्ट हर्ट हो गए थे, बस ये, ज़्यादा कुछ इसमें जाना है नहीं आपको। एक नाम आता है पॉलीगर रिवॉल्ट में, याद रखिएगा, पूछा गया है एक बार। कोट्टाबमन नयकम, दिस पर्सनैलिटी इज एसोसिएटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, या इन पॉलीगर्स रिवॉल्ट विच अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड, दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट हो सकता है। ठीक है, तो पॉलीगर्स का ये दोनों का हो गया हिसाब, तो याद रखिए कट्टा बोमन रैकन इससे रिलेट, पॉलीगर से ही रिलेटेड है। चलिए, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर, फटाफट आगे निकलते हैं। हरियाणा रीजन कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा हुआ नहीं था यहाँ पर, शांति थी। था यहाँ पे रिवोल्ट हुआ था, लेकिन उतना कोई ज़बरदस्त तरीके से नहीं हुआ था, और ना कोई इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी बातें हैं यहाँ पर जो पढ़ने लायक हो। बुंदेलखंड में भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर जाने की इतना। इकारनामास, है ना। इकारनामा ये अभी भी होता है, ये इनफैक्ट अभी भी आप यूपी साइड जाएंगे तो इकरारनामा मतलब कि एक ये होता है कि भाई आपने ऑब्लिगेशंस, कॉन्ट्रैक्ट है, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं, इकरारनामा, है ना। ये अभी भी होता है, अभी भी होता है। प्रॉपर्टी वगैरह जब खरीदते हैं तो इकरारनामा अभी भी होता है कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशंस, कि आप मुझे इतने टाइम में पैसा देंगे, इतना मैंने आपको पैसा दे दिया है या एडवांस दे दिया है, इतने टाइम में 2 साल के अंदर अंदर मैं आपको बाकी का अमाउंट दे दूंगा। एक एग्रीमेंट हो गया जहाँ पर गवर्नमेंट की सील लग गई, समझे। 5,000 का आपने गवर्नमेंट का स्टैंप लगवा दिया, तो वो गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट अब साक्षी हो गया, गवर्नमेंट अब एविडेंट हो गया कि हाँ भाई तुमने मुझे लेकर गया, तो अब वो पेपर में गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। अब आप कोर्ट में जाकर के उस चीज़ के अगेंस्ट जा सकते हैं कि देखिए इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा था, लेकिन अब ये पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट में कोर्ट में केस कर सकते हैं। सिर्फ उसका सेंस इतना होता है स्टैम्प्स का। ठीक है, चलिए, पाला के मेडी आउटब्रेक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कच्चा और कुछ बरेलियन ये भी इतना ही नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है यहाँ से। बरेली में भी ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं था। सीधा चलना है आपको पाइका रिलीवियन में, बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे 2 साल पहले, 3 साल पहले इनकी एनिवर्सरी बनाई गई थी। कितने साल हो गए थे मैं भूल रहा हूँ, 60 ईयर्स समथिंग कुछ ऐसा 163 या समथिंग कुछ ऐसा हो गया था। तो पाइका रिलीवियन में उड़ीसा में, है ना, पॉलिसिंग फंक्शन जो थे वहाँ पर ही बस ये हो रहा था भाई, सॉल्ट पे पैसा बढ़ा दिया गया था काफ़ी। पाइका रिलीजन, पाइका जगह जगह है, कहाँ है पीका, पीका रीजन जो है आपका वो है उड़ीसा में, याद रखिएगा, क्वेश्चन जा सकता है। रेंट फ्री लैंड टेन्योर्स, ठीक है, ये लोग करते थे, प्रोवाइड करवाते थे ब्रिटिशर्स को, मिलिट्री फंक्शंस भी देते थे मिलिट्रीज को, ब्रिटिशर्स को। लेकिन जब उड़ीसा जीत लिया था तो वहाँ पर क्या है, सॉल्ट पे पैसा बढ़ा दिया था इन लोगों ने, टैक्सेस बढ़ा दिए थे। जो उन लोगों की अपने आपस में जो करेंसी जिससे वो लोग करते थे, उस पर उसको बंद कर दिया था इन लोगों ने। अब इन्होंने बोला था कि टैक्सेस जो पे होंगे वो सिर्फ सिल्वर में होंगे, या इनके हिसाब से किसी चीज़ में भी। तो वही समझना कि सारे रिवॉल्ट जो हुए थे ना, पीजेंट सिविल, यार ये सब ना मैक्सिमम ज़्यादातर आप ये रखना कि टैक्सेशन से तो हुए ही हुए थे।
टैक्स तो बढ़ा ही दिया गया था, एग्रीकल्चर लैंड जहाँ पे हो, तो ये सब कॉमन सेंस वाले मार ही देना, टिक मार देना, होगा आंसर सही ना, होगा ही होगा बिल्कुल। इससे एक नाम याद आता है, वो है बख्शी जगनबंधु विद्याधर। बख्शी जगनबंधु विद्याधर, बख्शी बगत जगनबंधु विद्याधर जो है वो इनके चीफ थे पाइका रेबिलियन के, और इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इस रिवोल्ट में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा, पेपर में पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा कि बख्शी जगबंधु विद्याधर एसोसिएटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग रिवोल्ट्स, दैट इज पाइका रेबिलियन। चलिए, अहोम रिवोल्ट। अहोम्स जो है बेसिकली अहोम्स आर फ्रॉम असम्स, दे आर एसमीज। और अहोम जो था ये पहले किंगडम भी हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किंगडम था उस टाइम पर। और ब्रिटिशर्स वहाँ भी गए, वहाँ भी किया इन लोगों ने जो भी करना था, इन लोगों को जैसे भी करना था, तो भाई रिवोल्ट वहाँ भी हुआ। अब वहाँ पे रिवोल्ट हुआ वही कि एरियाज लिए जा रहे थे, थोड़ा टेरिटरीज पर इनका अपना ज़्यादा ध्यान ब्रिटिशर जो है अपना बनाते जा रहा था धीरे धीरे। तो भाई रेबल कर दिया इन लोगों ने कि भाई ब्रिटिशर्स को तुम यहाँ नहीं आ सकते हो, तुम जहाँ रहना रहो, वैसा में नहीं आ सकते हो। ठीक है, सूरत सॉल्ट एजिटेशन बता चुका हूँ आपको। सॉल्ट का जो था उस पर मतलब सोचो यार कि हमारी कंट्री में आकर भी तुम रूल कर रहे हो, और जो नमक है उस पर भी हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, और उस नमक पे तुम 50 पैसे से अब 1 रुपया कर रहे हो। उस टाइम पे 1 रुपया मान के चलो आप 100 रुपये के टाइम में होगा आज, समझ रहे हो आप? ये 1844 की बात हो रही है कि उस टाइम में 50 पैसा आज के टाइम में 100 या 150 रुपये होगा। तो फेस विद द पॉपुलर मूवमेंट गवर्नमेंट विड्रू द एडिशनल सॉल्ट लेवी। अंत में क्या हुआ कि भाई हटाना पड़ा, क्योंकि एजिटेशन पर लग गए थे। ये सब कब चल रहा है दोस्तों? 1857 से पहले चल रहा है, तो ये याद रखिएगा। कभी सोच लो कि अरे ये तो 1857 के बाद चल रहा है, नहीं, ये सब 1857 से पहले हो चुका है। और अभी बहुत सारे रिवॉल्ट्स आपको याद रखने हैं, धीरे धीरे बताते जाऊँगा। ज़्यादा आप लोग इधर उधर ना दौड़िए, जितना है टाइम उतना इन्वेस्ट करिए सिर्फ मॉडर्न इंडिया पे। बैठिए मेरे साथ लेक्चर में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते जा रहा हूँ दिमाग में रखिएगा। इधर उधर ज़्यादा रिसोर्सेज फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ। जितना बता रहा हूँ उतना ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है? चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलता हूँ। मैं शॉर्ट लेक्चर इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप लोग को बोरियत फील ना हो यार। कम में ज़्यादा आप लोग पढ़ो, बस इतना इंपॉर्टेंट है, और बता रहा हूँ हो जाएगा कंप्लीट आपके 15-16 लेक्चर्स में, 18 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा मॉडर्न इंडिया। जो जो फॉलो कर रहा होगा ना उसको देखना यार, फ़ायदा तो ज़रूर होगा, इतना मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आप लोगों को। चलिए दोबारा मिलते हैं, कल दोबारा से मिलेंगे हम लोग फिर से, इसी टाइम पर, इसी समय, इसी जगह। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, शब खैर।